जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आए आपके साइंस का क्लास। पिछला क्लास था हिंदी का और होमवर्क के रूप में आपसे पूछे थे कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कहते हैं। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर। अनुप्रास अलंकार कहते हैं ना। सही आंसर करने वाले में से है प्रिया, तुलसी, आभा, रंजीत, आरती, ब्रिजेश, निकेश, लवली, रोशनी और नीतीश, ललिता, रुपेश, फरहीन, रूही, अंबिका और काजल। तो चलिए, आप सभी का नाम भी ले लिया और यहाँ से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा साइंस का। देखिए, कहता है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है। पानी की जो बूंद होता है गोलाकार होता है, ये किसके कारण होता है, तो कहिएगा सर पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यहाँ पर कह रहा है कि वो तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकता है, इसका क्या कारण है। तो भाई इसका भी वही कारण है। क्या कारण, कहिएगा सर पृष्ठ तनाव ही इसका कारण है। यानी कि ये रहा तैलीय पदार्थ, जैसे यहाँ पर कोई फर्श है, इसके ऊपर तेल चिपका हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर तेल चिपका हुआ है। तो जब इसके ऊपर हम पानी डालते हैं तो पानी का ये गुण ये है कि वो हमेशा सिकुड़ करके एकदम छोटे भाग में रहने का कोशिश करता है, समझ गए। तो उसी को कहते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव। इस वजह से क्या होता है, और चिकनी सतह पे आराम से ये जो है अपने आप को खींच लेता है और गोल आकार बना लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है सोने यानी कि गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या हो जाएगा, ये आप सभी को बताना है। गोल्ड का रासायनिक संकेत, तो भाई मेरे ध्यान से लगाइएगा। जी यहाँ पर शुरुआत में तो जी नहीं लगा दीजिएगा, अब गलत हो जाएगा। गोल्ड का जो रासायनिक संकेत होता है वो AU होता है। अच्छा, AU कहाँ से आया है, तो मेरे भाई गोल्ड का जो होता है एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में इसे ऑरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कहिएगा सर ऑरम के नाम से। तो यहीं से ए और यू को लेकर के चला, इसका रासायनिक संकेत क्या हो जाता है, AU, ठीक है, ध्यान रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर डी हो जाएगा। अच्छा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोने गोल्ड का, सोने का, तो कहिएगा सर 79 होता है, 79वें नंबर पर ये आता है। और 179 होता है इसका क्या, ये परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AU जो है इसका गोल्ड का रासायनिक संकेत होता है। अच्छा, सवाल पूछा जाता है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन कौन सा होता है, तो इसमें सबसे मुख्य तत्व जो है वो सोना और चांदी होता है ना। यही AU और आपका चांदी, जिसको कि हम लोग AG के नाम से जानते हैं, सिल्वर के नाम से जानते हैं, समझ गए। ये जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने, ये मुक्त में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है क्या, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, जैसे तापीय संयंत्र वगैरह हो गया, कल कारखाने हो गया, या चिमनी भट्ठा वगैरह जो हो गया, उससे जो धुआं निकलता है उस धुएं को हटा करके ये वायु को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है ये काम क्या करता है, ये वायु प्रदूषक को नियंत्रित करता है, ध्यान रहेगा ना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कहिएगा सर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी हो, यानी कितनी होनी चाहिए। पिछले क्लास में आप सभी को कराए थे कि परावर्तन सतह और जो मूल ध्वनि स्रोत है उसके बीच की न्यूनतम टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम टाइम। तो आपको बताए थे 0.1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर दूरी कह रहा है, तो दूरी न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा 16.5 मीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए, 16.5 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, कहिएगा सर 17 मीटर हम लगा सकते हैं, चूँकि 16.5 है तो हम 17 मीटर बोल सकते हैं, याद रहेगा ना। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि समय पूछा जाए कि न्यूनतम टाइम कितना लगेगा भाई, है ना, तो वो 0.1 सेकेंड, लेकिन यदि दूरी पूछा जाए तब 16.5 या फिर आप 17 बोल सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टता, यानी किसी को मायोपिया भी बोलते हैं, आप सभी को करा चुके हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है कि इससे पीड़ित लोगों का जो है इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, माने इसका इलाज जो है मायोपिया का किस लेंस के द्वारा किया जाता है, यही सवाल ये कह रहा है। तो भाई आप सभी को करा चुके हैं, कहिएगा सर मायोपिया है तो सर कॉनकेव, यानी कि सर अपसारी लेंस आप बताए थे, कॉनकेव। तो देखिए यहाँ पर दे रखा ऑप्शन बी में कॉनकेव लेंस, या इसी को अपसारी लेंस या इसी को अवतल लेंस कहते हैं, याद रहेगा ना। एक बार फिर से हम आपको स्लाइड लिखवाने जो है चाह रहे हैं, एक बार लिखिएगा फिर से, यहाँ पर हम लिखवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, क्या रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है, इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है। इसको क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर इसी को मायोपिया कहते हैं, जो यहाँ पर देखिए लिख रखा है मायोपिया, ये कहते हैं।
इसमें जो है इसका उपचार करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कहिएगा सर जी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है, कहिएगा सर अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। इसी को सर इंग्लिश में कौन सा लेंस कहते हैं, तो कहिएगा सर कॉनकेव लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, याद रहेगा। इसी के अपोजिट अब आप फिर से लिखिए दूरदृष्टि वाला मान, उसमें क्या होता है, तो कहिएगा सर दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है। इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको मायोपिया और इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कहिएगा सर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो जस्ट अपोजिट कहिएगा सर उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, कहिएगा सर उसको अपसारी कहते थे, तो इसको अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का ही एक इंग्लिश नाम क्या है, तो उसको कॉनकेव कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। याद रहेगा, यहाँ पर मायोपिया के बारे में पूछ रहा था, कॉनकेव होगा और कॉनकेव को ही अवतल लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये पूछ रहे हैं। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी दूरी का इकाई है। दूरी मापने का इकाई है प्रकाश वर्ष। कहिएगा सर दूरी मापने की इकाई, तो सर हम लोग मीटर पढ़े हैं। तो मेरे भाई मीटर छोटे मोटे पैमाने पर यूज होता है, ठीक है। जैसे किसी कपड़े का माप लेना है या कोई भी चीज़ मापना है नॉर्मल, हम लोग यहाँ पे जो मापते हैं अपने, है ना, काम काज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे सूर्य के और चंद्रमा के बीच, यानी खगोलीय दूरी जब मापना होता है, सूर्य चंद्रमा के बीच का दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी, तब किससे मापा जाता है, तो इसी प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। ये भी दूरी का ही इकाई है, लेकिन इसको जो है खगोलीय चीज़ों में यूज किया जाता है और नॉर्मल चीज़ों में यूज हम लोग मीटर का करते हैं। समझ गए ना। सवाल इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है कि भाई बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ये सवाल पूछ लेता है। तो याद रख लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। याद रहेगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष कहते हैं कि इसमें कई बार परिभाषा के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो सूर्य प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप बस ये वाला जरूर याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे आइए। देखिए कहता है कि किसी वस्तु की डैश गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। मतलब सवाल देखिए क्या कह रहा है, उलझा के पूछा है। माने वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य किस स्थिति में होता है। तो भाई वेग में परिवर्तन की स्थिति यदि शून्य हो, या फिर कहा जाए कि त्वरण शून्य कब होता है, तो ये तभी हो सकता है जब किसी वस्तु का जो गति है वो एक समान अवस्था में रहे। किस अवस्था में रहे, कहिएगा सर गति एक समान अवस्था में रहे, यानी एक समान गति से वो जो है ना चलती रहे। तो उसमें वेग भी जो होता है शून्य होता है, वेग परिवर्तन भी शून्य होता है, त्वरण भी उसमें शून्य होता है। याद रहेगा ना। तो इस खाली जो यहाँ पर डैश लाइन दे रखा है, इसमें क्या होगा, एक समान आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। भाई बताइए वजह क्या है। क्योंकि तब इससे क्या होता है, पेड़ से क्या होता है, कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, या अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। देखिए मोचन मतलब क्या होता है, मोचन माने होता है कि मुक्त करना, है ना, रिलीज करना, छोड़ना जिसको कहते हैं, मुक्त करने की प्रक्रिया को ही मोचन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कहिएगा सर, तब तो आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं सर। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होने लगता है। मतलब जब भी दिन के टाइम में पेड़ जितना ऑक्सीजन निकालता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, उससे क्या होता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है तो वो बढ़ जाता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकालने लगता है। तो फिर जब आप ऑक्सीजन यानी कि सांस लीजिएगा तो उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। समझ गए। इसीलिए कहता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी सी वाला हो जाएगा। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें क्या होता है, मोचन होता है, यानी कि स्राव होता है, निकलता है, जो कह लीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन पर। कहता है लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसको हम जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, कहिएगा सर जी उसके ऊपर हम गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं। क्या करते हैं,
इंग्लिश में इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनाइजिंग कह दीजिए। अच्छा, गैल्वेनाइजिंग में होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो लोहा का परत होता है इसके ऊपर हम लोहा जो होता है इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। और किसका परत, तो याद रखिएगा मेरे भाई, जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। तो सवाल कई बार ऐसा भी पूछा गया कि गैल्वेनाइजिंग में किसका इस्तेमाल होता है, तो जिंक का इस्तेमाल होता है। किसका, जिंक का, है ना। परमाणु संख्या कितना, 30 होता है, 30। चलिए, आप सभी को याद रहना चाहिए वाला। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। माने सूर्य और पृथ्वी से निकलने वाला ऊष्मा, कहिएगा सर ऊष्मा तो खाली सर सूर्य से निकलता है, गलत हैं आप, पृथ्वी से भी निकलता है। कैसे, तो भाई समझिए, ये रहा पृथ्वी और ये रहा सूर्य। तो सूर्य से जो धूप निकलता है, जो किरण निकलता है, उसमें तो ऊष्मा रहता ही है और हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। तो पृथ्वी पे टकराने के बाद ये वापस भी जाता है कि नहीं, आप सभी को बता चुके हैं ग्रीन हाउस वाला में। तो कहिएगा हाँ सर। तो बीच में एक लेयर होता है, कौन सा लेयर, कहिएगा सर इसी में होता है हम लोग जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस, है ना। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, एक बार पहले आप सबसे पहले यही लिखिए। कहिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हम जिसको बोलते हैं CO2। इसके अलावा क्या होता है, मीथेन होता है, कहिएगा सर जी CH4। इसके अलावा N2O जिसको कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसके अलावा सर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। जलवाष्प होता है, O3 भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब एक क्या है, कहिएगा सर ये ग्रीन हाउस गैस है। तो जितना भी प्रकाश का किरण पृथ्वी पर पहुंचा रहता है, इसको वापस ये जो है अवशोषित कर लेता है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। अब ध्यान ये रखिएगा कि कई बार ये कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 यानी मीथेन वगैरह जो होता है, ये मिल करके काफ़ी मोटी परत यानी कि काफ़ी मोटा ग्रीन हाउस बना लेता है, जिस वजह से ये ऊपर जा ही नहीं पाता है, अवशोषित कर ही नहीं पाता है ये, समझ गए। तो इस स्थिति में हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है। तो ज़्यादा मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, CFC का रिलीज होना, ये सब हानिकारक भी माना जाता है, समझ गए ना। तो सारी चीज़ लिमिट में होना ये सही माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो कहिएगा सर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि फ्लाई ऐश जो है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, कहाँ से निकलता है फ्लाई ऐश। तो भाई मेरे थर्मल पावर प्लांट से ये निकलता है, या फिर थर्मल पावर संयंत्र भी कह लीजिए, कोई बात नहीं है, तो एक ही बात है। थर्मल पावर प्लांट से निकलता है फ्लाई ऐश, और ये है क्या, एक वातावरणीय प्रदूषक है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लाई ऐश, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि फोटोक्रोमेटिक यानी कि रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग या फिर गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। जैसे लाल कलर ही होता है, लाल कलर उसमें भी क्या है, काला रंग मिक्स होता है, और अधिक लाल हो जाए तो उसको हम लोग और लाल गहरा रंग बोलने लगते हैं। यानी कि काला रंग का जो धर्म होता है ये किसके वजह से होता है, फोटोक्रोमेटिक में यूज कौन सा पदार्थ होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, कहिएगा सर रजत क्लोराइड का यूज किया जाता है। किसका, रजत क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। फोटोक्रोमेटिक में गहरे रंग या काले रंग का जो है इस्तेमाल करने के लिए, या उसको हम लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रजत क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डी यहाँ पर सही जवाब होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है। अच्छा, द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है, द्रव में ठोस का। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अच्छा कोलाइड किसको कहते हैं, मैंने समझिए नॉर्मल कि यहाँ पर एक गिलास पानी ले लिए और इसमें जो है ये पानी है, और पानी में हम कुछ बालू के जो है कण मिला दिए, है ना, बालू धूल कण, या फिर बालू कह लीजिए, धूल कण के लिए कुछ भी मिला दीजिए। तो ऐसे तो नॉर्मल आपको दिन की अवस्था में दिख भी जाएगा। और रात में क्या करिएगा, जब कांच का ये गिलास हो तो पीछे से इसके लाइट मारिएगा और सामने आप देखिएगा इसमें है ना कई सारे कण इस प्रकार से तैर रहे होंगे, उसी को कहते हैं कोलाइड कण कहते हैं, समझ गए। तो ये सर्वाधिक किस में देखने को मिलता है, देखिए कह रहा है कि द्रव और ठोस वाला होना चाहिए। तो दूध में तो ऐसा नहीं होता है, पनीर में भी ऐसा नहीं दिखेगा, और रबर में भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। ये द्रव और ठोस वाला कीचड़ में आपको दिख जाएगा, है ना। किस में दिख जाएगा, कहिएगा सर जी कीचड़ में दिख जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। यानी समस्थानिक जो होता है, आइसोटॉप्स जो होता है, उसमें किसकी संख्या भिन्न होती है। तो भाई आपको एक बार बताए थे, है ना, शायद आप सभी लोग याद कर पा रहे होंगे।
यहाँ पर की जो संख्या होती है और यहाँ पर की जो संख्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं सर? कहिएगा इसको सर हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इसी को हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, या सर इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कहते हैं। ऊपर जो होता है ये क्या होता है? कहिएगा सर इसको हम लोग परमाणु क्या कहते हैं? कहिएगा सर परमाणु भार कहते हैं, या फिर परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार कह लीजिए या फिर परमाणु द्रव्यमान कह लीजिए। नीचे जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, या फिर प्रोटॉन का संख्या होता है, या इसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो समस्थानिक वाला केस में होता क्या है? जैसे मान लेते हैं कार्बन, ये दो रूप में होता है। एक होता है कार्बन 14, अच्छा सबसे पहले कार्बन 12 लेते हैं। एक पहले होता है कार्बन 12 है ना, परमाणु क्रमांक 6 हो जाता है। एक कार्बन होता है जो कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो 6 ही होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? कहिएगा सर 14 होता है। तो इसी स्थिति में देखिए समस्थानिक हो गया, कहिएगा हाँ सर स्थान तो समान हो गया। यहाँ पर देखिए तो परमाणु क्रमांक यदि समान हो तो देखिए परमाणु क्रमांक समान है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहिएगा सर इसको हम लोग समस्थानिक बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है तो ध्यान रखिए, प्रोटॉन पहले तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया। यहाँ से समझिए प्रोटॉन होता है, कहिएगा हाँ सर प्रोटॉन तो यही नीचे वाला संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या समान है। देखिए कह रहा है भिन्न कौन सा संख्या होता है, तो 6 और 6 सर ये तो समान हो गया, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या, कहिएगा सर न्यूट्रॉन की संख्या सर नहीं है, हो सकता है ये आंसर होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो इसी को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो सर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान हो गया। तो बच गया सिर्फ ऑप्शन आपका बी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। और आपको बताए थे न्यूट्रॉन की संख्या निकाला कैसे जाता है? तो भाई द्रव्यमान संख्या में से जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है बार बार, ये रहा, द्रव्यमान संख्या में से जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को हटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 12 में 6 घटाइएगा कितना होगा? कहिएगा सर जी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 14 में 6 घटाएगा तो एन का संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा? कहिएगा 14 में 6 हो जाएगा सर 8। तो देखिए ना न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग हो गया। कह रहा है ना भिन्न संख्या किसका होता है? न्यूट्रॉन वाला ही तो भिन्न होता है। इसका 6 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर जी बी हो जाएगा। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कहता है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन बताइए भाई कौन सा है? मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन, तो भाई ध्यान रखिएगा महिलाओं के शरीर से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि गर्भ निरोधक का कार्य करता है। वो कौन सा हार्मोन है? तो बिल्कुल मेरे भाई उसको प्रोजेस्ट्रोजन कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोजेस्ट्रोजन। तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ये मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करने वाला हार्मोन होता है महिलाओं के लिए। लेकिन सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होता है उसमें कौन कौन सा हार्मोन मिक्स होता है, तो भाई ध्यान रखिएगा एक तो प्रोजेस्ट्रोजन होता ही है, इसके अलावा एक सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान रखिएगा ईस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है या प्रोजेस्ट्रोजन भी आप बोल सकते हैं। तो ये दोनों हार्मोन उसमें मिक्स होता है गर्भ निरोधक वाली गोलियों में। यहाँ पर कह रहे हैं मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में कौन सा हार्मोन जो है रिलीज होता है या जो है ना निकलता है, प्रयुक्त होता है, तो कहिएगा सर प्रोजेस्ट्रोजन। ऑप्शन में जहाँ पर दे रखा हो, या फिर एस्ट्रोजन भी होता तो आप बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा है प्रोजेस्ट्रोजन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ब्रेड है ये कौन सा ब्रेड? वो वाला ब्रेड नहीं जो हम लोग घर में बनाते हैं, चपाती वाला ब्रेड है ना, आटा वाला, उस ब्रेड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जो पिज्ज़ा बर्गर वाला ब्रेड होता है ना उसका बात हो रहा है। बताइए तो ब्रेड बनाने के लिए कौन सा आवश्यक घटक होता है? कहिएगा सर मैदा और खमीर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैदा और खमीर। अच्छा खमीर का काम क्या है? तो भाई जो आप लोग देखिएगा जो ब्रेड होता है वो स्पंजी टाइप का होता है ना, पूरा फूला हुआ होता है, बीच बीच में छेद होता है, तो स्पंज टाइप का बनाने का कार्य ये जो है खमीर ही करता है। और मैदा तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा बेकिंग सोडा भी होना, पाउडर नहीं, ठीक है पाउडर वाला तो गलत हो जाएगा, बेकिंग सोडा होना चाहिए। इसके अलावा आटा हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, बेकिंग सोडा आपको बता ही चुके हैं। तो इस प्रकार से कई सारे घटक जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि ब्रेड बनाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घटक या आवश्यक घटक पूछा जाए तो भाई मैदा और खमीर हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लगाना था, तो यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन, दिमाग लगाइए, समस्त वसा का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन है, या प्रोटीन का, या विटामिन का, या सभी कार्बोहाइड्रेटों में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो भाई मेरे इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर प्रोटीन। देखिए प्रोटीन कहते कि इसको, इसका परिभाषा ही है कि प्रोटीन एक है ना जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। क्या है प्रोटीन? क्या है? एक जटिल प्रोटीन, एक जटिल नाइट्रोजन युक्त, कौन सा युक्त? कहिएगा सर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जिसका गठन जो है जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, तो इन सभी के अणुओं से मिलकर के बनता है प्रोटीन।
तो सबसे अनिवार्य घटक जो होता है वो नाइट्रोजन युक्त ही होता है ना। प्रोटीन में सबसे अनिवार्य घटक नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो सिंपल है, कहिएगा सर प्रोटीन का हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। कहता है कि मनुष्य की ध्वनि यानी कि जो शोर वाला होता है, ठीक है, शोर वाला ध्वनि, हल्ला गुल्ला वाला ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, यानी मनुष्य कितनी डेसिबल तक जो है शोरगुल को सुनने का क्षमता रखता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा 60 तक तो वो सुनता है, इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो 70 डेसिबल तक आराम से वो सुन सकता है। इससे ज़्यादा होने के बाद जो है कान पर क्षति आता है, लेकिन उससे कम यदि रहे तो कान को कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से वो सुन लेता है। तो 70 के बाद वो आसानी से नहीं सुन पाता, थोड़ा थोड़ा जो उसको कान में वाइब्रेट या फिर है ना दिक्कत वगैरह होने लगता है। लेकिन कान जो है पूरी तरह डैमेज कब हो जाता है, जब जो है 80 डेसिबल से भी पार चला जाए। तो ध्यान रखिएगा 60 से लेकर के 80 डेसिबल के बीच जो है मनुष्य की जो ध्वनि या शोर सुनने की सामान्य क्षमता जो होता है वो 60 से लेकर के 80 डेसिबल के बीच होती है। 70 उसका सबसे अच्छा जो है, यहाँ तक मतलब कि वो सुनेगा तो उसका कान में कोई क्षति नहीं होगा। तो 70 डेसिबल भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। यहाँ पर 60 से 80 सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर कहता है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है। अनुलेखन किसको कहते हैं, तो भाई मेरे डीएनए का संश्लेषण करके हम आरएनए का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं अनुलेखन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए का संश्लेषण अनुलेखन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल पूछा जाता है डीएनए का कई बार फुल फॉर्म, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, कहिएगा सर जी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या हो जाता है, बस डी हटा दीजिए आप, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी वाला वर्ड हटा दीजिए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का हो जाएगा, और डीएनए रहेगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, दोनों का जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये क्या कह रहा है। कहता है जो जोंक होता है ये मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। तो जो जोंक होता है मांस भक्षी, कहिएगा सर मांस तो नहीं खाता है, सर्वभक्षी सभ्य कुछ तो नहीं खा जाता है, रक्त पिपासु, कहिएगा हाँ सर ये रक्त पिपासु होता है। मतलब जो जोंक होता है ये मवेशियों पर मवेशियों के है ना बाहरी त्वचा पर, बाह्य माने हो गया बाहर से ये जो है खून चूसता है, तो बाह्य परजीवी इसको बोलते हैं। परजीवी माने दूसरे जीव पर आश्रित रह करके, है ना, ये रहना उस परजीवी माने हो गया कि परजीवी मतलब क्या, पर माने दूसरे जीव पर आश्रित रहना, उसी को कहते हैं परजीवी। और कह रहा है बाह्य परजीवी। अब बाह्य परजीवी माने उस शरीर के अंदर नहीं रहेगा, शरीर के बाहर ही रह करके अपना जीवन यापन करता है, उसी को कहते हैं बाह्य परजीवी। तो जो जोंक होता है वो मवेशियों वगैरह के पैर वगैरह में ही तो लटकता है, तो बाहर में लटकता है, इसलिए उसको बाह्य परजीवी कहते हैं। और ये क्या करता है, उसमें रह करके उसका खून जो है ये पी लेता है, तो रक्त पिपासु उसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी। कई बार तो इंसान में भी है ना, इंसान के पैरों वगैरह में भी लटक जाता है। आप किसान होंगे तो आपको पता होगा ना, जब आप गांव वगैरह में खेती करते होंगे तो बारिश के दिनों में ये कई बार पैर वगैरह में लटक जाता है, तो उसको जोंक बोलते हैं। और ये रक्त पिपासु प्रकार के बाह्य परजीवी होते हैं। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। होमवर्क के रूप में आपसे देखिए यहाँ पर पूछ रखे हैं, बताइएगा कि जो फल होता है यह निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है, यानी पुष्प के किस भाग से जो है कि फल का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। केसर से बनता है, वर्तिकाग्र से बनता है, अंडाशय से बनता है, या फिर डिंब से बनता है। कमेंट करके आप सभी को इसका आंसर बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।